चलो बताओ अब नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा पूछना है। 41। चलो 41 देख लेते हैं। तो 41 है, a certain substance has a mass of 50 gram for 1 mole. When 300 joule of heat is added to 25 gram of this sample material, its temperature rises from 25 to 45 डिग्री सेल्सियस। कैलकुलेट स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एंड मोलर हीट कैपेसिटी। ठीक है। तो 41 है। देखो आपको क्या क्या दिया है पहले वो लिख लेते हैं। तो एक सब्सटेंस है जिसका मास आपको दिया है 50 ग्राम। ठीक है। तो मास जब है 50 ग्राम और इसके जो नंबर ऑफ मोल्स है, ठीक है, वो n लिख देता हूं मैं। n की वैल्यू कितनी है, 1 मोल है। तो जब n इक्वल टू 1 मोल है तब मास आपका 50 ग्राम है। तो ये बोला है कि जब 300 जूल ऑफ हीट अगर हम 25 ग्राम सैंपल में ऐड करते हैं, तो अगर हम इसका मास कितना कर दें, 25 ग्राम कर दें, तो यहाँ पर मोल कितने हो जाएंगे, 0.5 हो जाएंगे। ठीक है। क्योंकि 50 ग्राम सैंपल में अगर 1 मोल है, 1 मोल का मतलब 6.022 इंटू 10 की पावर 23 पार्टिकल्स। और अगर हम मास आधा कर देंगे तो मोल्स भी क्या हो जाएंगे, आधे हो जाएंगे, क्योंकि क्वांटिटी हाफ हो गई ना। तो मास के टर्म्स में और मोल्स के टर्म्स में दोनों में हाफ हो जाएगी। और जब आपने क्या करा, इसमें 300 जूल की जो एनर्जी ऐड करी है, तो क्यू की वैल्यू जो है वो आपकी 300 जूल है। तो इसका जो टेम्परेचर है वो आपका 25 से 45 चला जाता है। यानी कि डेल्टा टी अगर आप निकालो तो टी फाइनल माइनस टी इनिशियल, जो कि आपका 45 माइनस 25 हो जाएगा, जो कि आपका 20 डिग्री सेल्सियस के बराबर होगा। तो ये आ गई आपकी डेल्टा टी की वैल्यू। अब आपसे बोला है कि आपको स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी निकालनी है। तो स्मॉल एस निकालना है एक तो, ठीक है। और दूसरी चीज आपको मोलर हीट कैपेसिटी निकालनी है। तो मोलर हीट कैपेसिटी के लिए हमने कौन सा सिंबल यूज करा था, सी। सी। हाँ ठीक है, सी किया था। ठीक है। तो एक आपको निकालना है यहाँ पर सी। मोलर हीट कैपेसिटी मतलब कि एक मोल अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को अगर हम हीट करते हैं 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर से, तो हमें कितनी हीट यहाँ पर देनी पड़ेगी। तो ये जो है आपको यहाँ पर कैलकुलेट करके बताना है। ठीक है। तो इसे आप कैसे कर सकते हो, हम यहाँ पर अगर हम हीट कैपेसिटी की बात करें, ठीक है, तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो होता है वो होता है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो होता है वो होता है आपका 1/m इंटू डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी। तो ये फॉर्मूला सभी ने पढ़ा हुआ है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। और इसी से हमको एक फॉर्मूला ये भी मिल जाता था, m इंटू एस इंटू डेल्टा टी। तो ये हमने ऊपर इस्तेमाल भी करा था। उससे अगर आप स्पेसिफिक हीट अगर निकाल लो तो आपके पास फॉर्मूला आ जाएगा 1/m इंटू डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी। ठीक है। तो ये फॉर्मूला जैसे ही आप इस्तेमाल करोगे यहाँ पे, तो यहाँ पर 1/m, तो मास यहाँ पर जो है वो आपको कितना दिया, 25 ग्राम को आपने हीट करा है, 25 ग्राम सैंपल को। लेकिन आपने क्या करना पड़ेगा, इस मास को 25 ग्राम को यूनिट देख लो ऑप्शन में कौन सी दी है आपको, जो यूनिट दी हुई है यूनिट आपको केजी वगैरह में दी है। ठीक है, जूल में दी है, केजी में दी है, सेल्सियस में दी है और मोल में दी है, यानी कि सारी की सारी ऐसा यूनिट है। और यहाँ पे आपको मास जो दिया था वो ग्राम में दिया है, तो आप उसको क्या करोगे, पहले केजी में चेंज करोगे। ठीक है। अगर ग्राम में दिया होता तो चेंज करने की नीड नहीं होती, लेकिन यहाँ पर हमको किस में दिया है, केजी में दिया है। तो सबसे पहले आप मास को यहाँ पर चेंज कर लो। तो मास आपके पास ये जो 25 ग्राम है, अगर आप इसको किस में करोगे, केजी में करोगे, तो 25 इंटू 10 की पावर -3 केजी हो जाएगा। क्योंकि 1 ग्राम इज इक्वल टू 10 की पावर -3 केजी होता है। ठीक है। तो ये हो गया 0। ठीक है, इतना हो गया। और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, 0.025 केजी, अगर आपको डेसिमल में लिखना है तो आपने ये लिख लिया। मास की वैल्यू ये हो गई। और उसके बाद जो है डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी। ठीक है। तो अब हम ये फॉर्मूला लगा लेंगे। तो मास हो गया आपके पास 0.025 मल्टीप्लाइड बाई डेल्टा क्यू। यहाँ पर जो हीट एनर्जी दी है वो आपको कितनी दी थी, 300 जूल दी थी। और उसके बाद यहाँ पर डेल्टा टी टेम्परेचर चेंज हमने जो निकाला था 45 माइनस 25 करके,
वो आपका 20 डिग्री सेल्सियस आया था। तो ये जब आप यहाँ पर कैलकुलेट करोगे तो आपको जो वैल्यू मिलेगी कितनी मिलेगी, एक जीरो से एक जीरो ये कैंसिल, 2 से 15 टाइम्स ये वाला कैंसिल हो जाएगा। ये नीचे वाला डेसिमल हटा के मैं क्या करता हूँ, ऊपर 3 जीरोस लगा दूंगा, क्योंकि नीचे 3 डेसिमल पहले मैंने हटाया है डेसिमल, तो ऊपर मेरे क्या आ जाएंगे, 1 के आगे 3 जीरोस आ जाएंगे। ठीक है, 3 प्लेसेस पहले से डेसिमल हटाया, तो ये हो गया। अब उसके बाद ये 15 है, ये 25 है, तो 5 3 जा 15 हो जाएगा, 5 5 जा 25 हो जाएगा, 5 1 जा 5 ही हो जाएगा, और 5 200 टाइम्स जा 1000 होता है। तो ये कितना आ गया आपके पास, 600 आ गया। तो 600 जूल पर केजी पर डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ये आपका जो है आंसर आ जाएगा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का। यूनिट आप इजीली निकाल ही सकते हो, कैसे, क्योंकि आपको पता है ऊपर डेल्टा क्यू और डेल्टा क्यू क्यू यूनिट जो है क्या होती है, जूल होती है, तो जूल आ गया। नीचे मास है तो मास के लिए, मास अगर नीचे डिनोमिनेटर में तो पर केजी हो गया, और डेल्टा टी टेम्परेचर चेंज हमने किस में लिए थे, सेल्सियस में लिया था, तो पर डिग्री सेल्सियस हो गया। तो 600 जूल पर केजी पर डिग्री सेल्सियस, ये आपकी क्या हो गई, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हो गई। तो पहला आंसर जो वो आपका यहाँ पर खत्म हो गया। अब उसके बाद यहाँ पर है जो आपका दूसरा क्वांटिटी था। ठीक है, मतलब वही मोल्स के टर्म्स में निकालना है आपको, सी की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो सी जो होता है वो क्या होता है आपका, वहां पर हम मास लेते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के लिए, यहाँ पर क्या लेते हैं, नंबर ऑफ मोल लेते हैं। आप इसको म्यू लिख सकते हो या फिर एन लिख सकते हो। ठीक है, तो मैं इसको म्यू लिख लेता हूँ, इसका जो प्रेजेंट करने का तरीका है। वैसे आप इसको एन भी लिख सकते हो, नंबर ऑफ मोल को, और बाकी ये डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी हो जाएगा। ठीक है, तो स्पेसिफिक हीट, मोलर हीट, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का मतलब कि अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर बाय 1 डिग्री सेल्सियस फॉर 1 मोल अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ठीक है, तो ये जब आप कैलकुलेट करोगे तो मोल्स यहाँ पर कितने हो गए थे हमारे, 25 ग्राम सैंपल को हीट जब हम कर रहे थे तो मोल हमारे कितने हो गए, 0.5 मोल हो गए थे ये। ठीक है, तो यही आप 0.5 रख दोगे, तो ये हो गया आपका 1/0.5। ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा क्यू की वैल्यू तो उतनी है, 300 है, और उसके बाद डेल्टा टी की वैल्यू कितनी है, 20 है, तो 20 से ये गया, 0 से 0 गया, 215 जा, और ये डेसिमल हटाया तो एक जीरो में यहाँ पर बढ़ा दूंगा। ठीक है, तो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, तो ये कितना हो गया, 30 आ गया। तो इसकी जो यूनिट हो जाएगी क्या हो जाएगी, 30 जूल पर मोल पर डिग्री सेल्सियस। ये हो गई आपकी मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ठीक है, और अगर मान लो यहाँ पर जैसे हमें तो ये पता लग गया कि भाई सैंपल आधा करा तो मोल्स भी उसके आधे हो जाएंगे, लेकिन अगर कहीं पर आपको ऐसा ना दिया हो, मतलब कि अगर आपको ऐसा ना दिया हो कि सैंपल आधा ना हुआ हो, जैसे मान लो यहाँ पर अगर मास आपका कितना दिया था, 50 ग्राम दिया था, और उसका मतलब क्या था, 1 मोल था, और अगर आपको यहाँ पर क्या दे दिया जाए, मास दे दिया जाए 20 ग्राम, तो उसमें कितने नंबर ऑफ मोल्स होंगे, मान लो एक्स नंबर ऑफ मोल होंगे, तो आप इसको कैसे कैलकुलेट करोगे, एक्स की वैल्यू जो हो जाएगी नंबर ऑफ मोल्स की, वो क्या हो जाएगी, गिवन मास अपॉन जो इसका टोटल मास होता है। तो गिवन मास कितना है, 20 है, और टोटल मास आपका कितना था, 50 था, तो ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 2/5 जितना भी आएगा। ठीक है, तो 2 को 5 से डिवाइड करोगे, 0.4, तो 0.4 मोल्स हो जाएंगे। इस तरीके से आप निकाल निकाल दे सकते हो। ठीक है, क्लियर हो गया सभी को ये। Yes, Yes. sir. Yes, sir. Yes, sir. चलो ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं, और ये क्लियर हो गया। अब इसके बाद आपको कौन सा बताना है, 41, ये 41 ही था ना, कौन सा था, ठीक है 41 हो गया। अब इसके बाद कौन सा बताना है, 42। तो 42 वाले जो क्वेश्चन है, इसमें आपको दिया है कि
आपकी दो बॉडीज हैं जो कि सिमिलर बॉडीज हैं और उनका मास जो है वो बराबर है और उनको हीट किया गया है टेम्परेचर थीटा 1 और थीटा 2 तक। ठीक है, तो 42 वाला जो है, तो यहाँ पर एक मास हम ये ले लेते हैं और दूसरा मास हमने ये ले लिया। तो दो मासेस है हमारे पास, सिमिलर बॉडीज हैं, इक्वल मासेस हैं। तो m1 की वैल्यू और m2 की वैल्यू ये दोनों आपस में बराबर हैं, जिसको हम स्मॉल m कह देते हैं। ठीक है, या चलो m ही लिख दो इसको, सीधे सीधे m1 m2 क्या करना है। तो ये भी m है और ये वाला भी m है, और यहाँ पर इनको हीट किया गया है। इसको हम टेम्परेचर पे लेके गए कहाँ पर, थीटा 1 पे, और इसको लेके गए थीटा 2 पे, जहाँ पे थीटा 1 की वैल्यू थीटा 2 से ज्यादा है, यानी कि फर्स्ट वाली बॉडी को हमने ज्यादा हीट करा है एज कम्पेयर टू सेकेंड वाली बॉडी। और इनको फिर जब हम मिक्स कर देते हैं तो टेम्परेचर का मिक्स, मतलब टेम्परेचर जो है मिक्सचर का कितना होगा। ठीक है, मतलब जब मास 1 और मास 2 को हमने मिला दिया तो टेम्परेचर मिक्सचर का कितना होगा। तो आपको भाई ये पता है कि अगर यहाँ पे थीटा 1 जो है वो आपका ज्यादा है, ठीक है, मान लो मैंने ये कहा कि भाई जो दूसरा वाला मास है इसका टेम्परेचर सपोज कितना है, 30 डिग्री सेल्सियस है, और पहले वाली बॉडी का टेम्परेचर मान लो 45 डिग्री सेल्सियस है। तो बताओ हीट कहाँ से कहाँ ट्रेवल करेगी अगर इन दोनों को मैं मिला दूंगा तो। 45 से 30 की तरफ। ठीक है, तो फर्स्ट वाली बॉडी से जो है हीट इस वाली बॉडी को ट्रांसफर होगी, और तब तक ट्रांसफर होगी जब तक ये दोनों बिल्कुल सेम टेम्परेचर पर नहीं आ जाते। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर क्या होगा, हीट ट्रांसफर होगा। और फिर क्या होगा, अगर आपने इन दोनों को मिला दिया है तो ओवरऑल जो टेम्परेचर है वो आपका कहाँ लाई करेगा, 30 और 45 के बीच में कहीं लाई करेगा। तो वो टेम्परेचर आप कैसे निकाल सकते हो वो आपको यहाँ पर बताना है। तो ऐसा कुछ आपने कहां पर पढ़ा था, कैलोरीमेट्री वाले टॉपिक में पढ़ा था, कैलोरीमीटर जो था। ठीक है, उसमें आपने देखा था ना, हमारे पास एक क्या है, आइस वाटर है, फिर हमने उसको हॉट वाटर के साथ मिक्स कर दिया था, फिर उसका टेम्परेचर एक बीच के टेम्परेचर रेंज पे आ गया था। तो वही वाला कुछ प्रिंसिपल हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे एंड उसी से ये कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो कैलोरीमेट्री वाला जो प्रिंसिपल है वो अगर हम यहाँ पर लगाते हैं तो प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री जो आपने पढ़ा था वो क्या था, प्रिंसिपल ऑफ कैलोरी मेट्रिक। ठीक है, ये जो प्रिंसिपल आपने पढ़ा था वो क्या था, कि जो आपका हीट लॉस बाय बॉडी होता है, हीट लॉस्ट बाय बॉडी, ठीक है, इज इक्वल टू, सॉरी, हीट लॉस बाय हॉट बॉडी कर दो उसको, इज इक्वल टू हीट गेन्ड बाय कोल्ड बॉडी। तो हम ये ऐसा मान रहे हैं कि भाई सराउंडिंग में इनका कोई भी हीट जो है वो लीक नहीं हो रही है। तो जो भी टेम्परेचर होगा वो बॉडीज के आपस में ही टेम्परेचर चेंज होगा, यानी कि हॉट वाली बॉडी हीट लॉस किसे करेगी, कोल्ड वाली बॉडी को। तो जितनी हीट लॉस कोल्ड हॉट बॉडी से होगी उतनी ही गेन किससे होगी, कोल्ड बॉडी से होगी। तो सराउंडिंग में कोई भी टेम्परेचर लीक नहीं है, ये है आपका प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री। तो जब भी आपको कोई ऐसा क्वेश्चन मिलेगा तो आप यहाँ पर ये प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री को यूज करोगे। अब यहाँ पर जो है हीट लॉस बाय हॉट बॉडी की अगर हम यहाँ पर बात करें तो जो डेल्टा क्यू की वैल्यू है वो हम कैसे निकाल सकते हैं, वो हम निकाल सकते हैं m1s1 इंटू थीटा 1 माइनस थीटा। ठीक है, ये जो थीटा है हम बोल देते हैं कि भाई थीटा जो है यहाँ पर, थीटा वो हमारा रूम टेम्परेचर है या सराउंडिंग का टेम्परेचर है, आप इसको ऐसा कंसिडर करें। तो जो थीटा है वो हमारा क्या है, सराउंडिंग का टेम्परेचर है। ठीक है, तो पहली वाली जो बॉडी यहाँ पर हीट लॉस करेगी वो m1s1 ब्रैकेट में थीटा 1 माइनस थीटा हो जाएगा, यानी कि नेट जो टेम्परेचर डिफरेंस है सराउंडिंग के टेम्परेचर के डिफरेंस में। और इसी तरीके से यहाँ पर जो हीट गेन होगी कोल्ड बॉडी से वो आपकी किसके बराबर हो जाएगी, m2s2 इंटू थीटा माइनस थीटा 2। ठीक है, तो थीटा माइनस थीटा 2 क्यों करा, क्योंकि ये अगर कोल्ड बॉडी है तो सराउंडिंग का टेम्परेचर ज्यादा होगा और कोल्ड बॉडी का टेम्परेचर कम होगा एज कंपेयर टू सराउंडिंग। तो इस वजह से ये थीटा माइनस थीटा 2 हो जाएगा, सो दैट की ओवरऑल क्वांटिटी क्या रहे, पॉजिटिव रहे, नेगेटिव साइन यहाँ पर हमको देखने को ना मिले। ठीक है, तो ये हमने प्रिंसिपल लगाया, मतलब ये थीटा 1 माइनस थीटा है क्या, बेसिकली डेल्टा टी है। तो एम एस इंटू डेल्टा टी हम फॉर्मूला यूज करते हैं ना हीट के लिए। ठीक है, कि हीट अगर चेंज हो रही है, हीट अगर
दी जा रही है किसी भी सब्सटेंस को, तो उसमें टेम्परेचर चेंज कितना होगा, उसके लिए हम ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं। तो अब बस इसको ओपन कर लेंगे, तो ये हो जाएगा m1 s1 थीटा 1 माइनस m1 s1 थीटा इज इक्वल टू m2 s2 थीटा माइनस m2 s2 इंटू थीटा 2। ठीक है, इतना कर लिया। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो थीटा वाली टर्म्स है उनको एक तरफ ले जाएंगे और थीटा 1 वाले और थीटा 2 वाले एक तरफ ले लेंगे। तो m1 s1 थीटा 1, और उधर से क्या करेंगे, ये वाला जो थीटा 2 का टर्म है इसको इधर ले आएंगे। तो ये अगर नेगेटिव का टर्म है तो इधर आके पॉजिटिव हो जाएगा, ये क्या बन जाएगा m2 s2 इंटू थीटा 2 बन जाएगा, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा m2 s2 इंटू थीटा ये वाला, और ये जो लेफ्ट साइड में ये वाला टर्म था ये हम इधर ले आएंगे। तो उधर वो नेगेटिव था, इधर आके क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये हो गया m2 s2 इंटू थीटा। ठीक है, ये हो गया। अब उसके बाद जो है हम यहाँ पर इसमें से थीटा कॉमन ले लेंगे राइट हैंड साइड से, तो ये हो जाएगा m1 s1 थीटा, लेफ्ट हैंड साइड में वही रहेगा m2 s2 थीटा 2, ये थीटा 1 है, इज इक्वल टू थीटा यहाँ से आपने कॉमन लिया, आपके पास क्या बचा m2 s2, एक सेकेंड, अच्छा ये m1 s1 है ना, ये m1 s1 थीटा था। ठीक है, तो ये m2 s2 हो गया और ये क्या हो गया आपका m1 s1 हो गया, इतना कर लिया। अब यहां से अगर आप थीटा की वैल्यू निकालोगे तो क्या मिल जाएगी, m1 s1 थीटा 1 प्लस m2 s2 थीटा 2 अपॉन m1 s1 प्लस m2 s2, ये आपको मिल गई यहाँ पर थीटा 2 की वैल्यू। अब आपको एक चीज यहाँ पर दी थी कि इनके जो मास है वो बराबर है, तो m1 इक्वल टू m2 की जो वैल्यू है वो किसके बराबर है, m के बराबर है। तो पहली कंडीशन ये दी थी, और दूसरी चीज ये भी दी है कि इनकी स्पेसिफिक हीट जो है वो बराबर है। ठीक है, तो क्वेश्चन में आपको दिया है कि टू सिमिलर बॉडीज ऑफ इक्वल मासेस आर हीटेड टू टेम्परेचर थीटा 1 एंड थीटा 2 एंड आर मिक्स टुगेदर। ठीक है, तो सिमिलर बॉडीज का मतलब है कि लाइक उनकी जो प्रॉपर्टीज है हीट होने की वो भी क्या है, बराबर होंगी। तो इस वजह से स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो है वो उनकी क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी, क्योंकि पहले ही उसमें बोल दिया गया कि स्पेसिफिक मतलब जो बॉडीज है वो कैसे सिमिलर है। तो सिमिलर बॉडी का मतलब कि उनका मटेरियल जो है एक जैसा होगा, तो इस वजह से उनकी जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होगी वो भी बराबर हो जाएगी। तो S1 इज इक्वल टू S2 इज इक्वल टू मैं स्मॉल s के बराबर कंसिडर कर लेता हूँ। ठीक है, तो ये जब आप करोगे तो ये जो थीटा की वैल्यू आपको मिल जाएगी, अब क्या मिलेगी, m1 की जगह पे हम m रख देंगे, s1 की जगह पे s रख देंगे, और ये थीटा 1 हो गया, प्लस m2 की जगह पे m, s2 की जगह पे s, और ये आपका थीटा 2 हो गया। उसके बाद इसी तरीके से ये आपका ms हो जाएगा प्लस ये आपका ms हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद है थीटा इज इक्वल टू एम एस, ऊपर से कॉमन निकाला, क्या बचा थीटा 1 प्लस थीटा 2 बचा, अपॉन एम एस प्लस एम एस कितना हो जाएगा, 2ms हो जाएगा। तो एम एस से ये एम एस कट गया, एंड यहाँ पर थीटा 1 प्लस थीटा 2 डिवाइडेड बाई 2 आ गया। ठीक है, तो थीटा की जो वैल्यू है आपके पास क्या आ गई, थीटा 1 प्लस थीटा 2 डिवाइडेड बाई 2 आ गई, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो ये देखो आपको ये नहीं सीखना है कि ये हमने किया कैसे, ये तो चलो मैंने आपको बताई दी कि ये जो है हमने किया कैसे, लेकिन आपको ध्यान क्या रखना है कि फ्यूचर में अगर आपके पास पेपर में इस टाइप का क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन कैसे आएगा कि बॉडी सिमिलर है, या तो ऐसा बोलेगा या फिर बोलेगा कि उनकी स्पेसिफिक हीट बराबर है, और दूसरी कंडीशन क्या बोलेगा कि उन दोनों बॉडीज के मास बराबर है, और टेम्परेचर चेंज आपको मतलब जो भी दिया है, ठीक है एक्सेट्रा दिया है, जो भी मतलब एक्स वाई जेड करके जो भी दिया होगा, तो उस केस में जब हम उन दोनों को मिला देंगे तो उनमें जो टेम्परेचर होगा, मतलब जो यहाँ पर मिक्सचर का टेम्परेचर होगा वो कितना होगा, तो वो थीटा 1 प्लस थीटा 2 डिवाइडेड बाई 2 हो जाता है। ठीक है, अब इसी के बेसिस पर आपसे डायरेक्टली न्यूमेरिकल भी पूछा जा सकता है, कैसे कि एक बॉडी है जिसका मास इतना केजी दिया है, ठीक है, दूसरी बॉडी है उसका मास इतना केजी दिया है, मास दोनों के बराबर होंगे, जैसे 1 kg 1 kg दोनों मास है, और स्पेसिफिक हीट भी बोलेंगे कि इन दोनों की बराबर है। ठीक है, और पहले वाले बॉडी का टेम्परेचर मान लो कितना है, 45 डिग्री सेल्सियस है, और दूसरी वाली बॉडी का टेम्परेचर जो है वो कितना है, मान लो 30 डिग्री सेल्सियस है। तो अब आप ये बताओ कि जब हमने इन दोनों बॉडी को मिला दिया कि तो रिजल्टेंट मिक्सचर का जो टेम्परेचर होगा वो कितना होगा, तो इन दोनों को ऐड करोगे डिवाइडेड बाई 2 कर दोगे, यानी कि 75 डिवाइडेड बाई 2, जो कि आपका कितना हो जाएगा, 37.5 डिग्री सेल्सियस हो गया। तो ये इसका आंसर आ गया। तो ये रिजल्ट जो हमने निकाला है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चाहो तो अपनी एनसीईआरटी में इसको लिख लेना।
ठीक है, आगे सभी को समझिए। यस सर। यस सर। अब कौन सा 44 बताना है? 44, the temperature of equal masses of three different liquid A, B and C are 12 degrees Celsius, 19 degrees Celsius and 28 degrees Celsius respectively. The temperature when A and B are mixed is 16 degrees Celsius. ठीक है, तो और B और C जब हम मिक्स करते हैं तो इतना हो जाता है, तो ये पूछा है कि जब A और C को मिक्स करेंगे तो टेम्परेचर कितना होगा। ओके, तो ये चीज आपसे यहाँ पर पूछी गई है। और यहाँ पे देखो, इन्होंने देखो जो कंडीशन दी है ना, ऊपर क्या दिया है, 3 डिफरेंट लिक्विड्स है। तो यहाँ पर लिक्विड आपको अलग अलग देती है। जैसे अगर ये कहता है कि भाई सेम लिक्विड है, तो आप ये वाला रिलेशन जो इस्तेमाल कर सकते थे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या बोल दिया कि 3 डिफरेंट लिक्विड है। तो यहाँ पर जो जो पहले कंडीशन दी है उसको देख लेते हैं। 44, तो आपको जो है 3 मासेस दिए हैं, ठीक है। एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया। इक्वल मास है, तो इसका मास m है, इसका भी m है और इसका भी m है। और इनके जो टेम्परेचर है, ठीक है, ये ए बॉडी है, ये बी है और ये सी है। तो टी ए टेम्परेचर जो आपको दिया है वो दिया है 12 डिग्री सेल्सियस। टी बी का जो टेम्परेचर दिया है वो दिया है 19 डिग्री सेल्सियस। और टी सी का जो टेम्परेचर दिया है वो दिया है 28 डिग्री सेल्सियस। और यहां से आपको एक चीज ये दी है कि जब ए और बी को मिलाया जाता है तो उनका जो मिक्स टेम्परेचर होता है, तो टी ए प्लस बी मिक्सचर का जो टेम्परेचर है वो आ रहा है आपका 16 डिग्री सेल्सियस। और इसी तरीके से टी बी और सी का जो टेम्परेचर है, इन दोनों को जब मिलाया गया है तो इनका टेम्परेचर कितना आ रहा है, 23 डिग्री सेल्सियस आ रहा है। तो आपको बताने कि ए और सी को अगर हम मिला दें तो उनका मिक्सचर का टेम्परेचर यहाँ पर कितना होगा। ठीक है, तो काफी अच्छा क्वेश्चन है ये वाला भी। तो इसको हम कैसे करेंगे, इसमें भी बेसिकली हम क्या लगाएंगे, कैलोरीमेट्री वाला प्रिंसिपल इस्तेमाल करेंगे, जैसे हमने अभी ऊपर वाले रिलेशन को डिराइव करने के लिए किया था, तो वही वाला करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो इसको कैसे करना है। तो प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री के अकॉर्डिंग, ठीक है, तो हमें पता है कि जो हीट लॉस्ट होता है या हीट गेन जो होता है वो आपका हीट लॉस के बराबर होता है। तो अब हम पहले बात करेंगे ए और बी की, ठीक है, फॉर ए एंड बी। तो जब हमने ए और बी की मिक्सिंग करी, क्योंकि ए और बी के मिक्सचर का टेम्परेचर दिया और ए और बी का अलग अलग टेम्परेचर भी दिया है, तो जब हम ए और बी के टेम्परेचर को मिक्स करेंगे तो यहाँ पर जो हमारा हीट गेन होगा वो हमारा हीट लॉस के बराबर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हीट गेन जो है वो कितना हो जाएगा, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, हमने जो रिलेशन देखा था यहाँ पर हीट लॉस और हीट गेन वाला, वो था m इंटू एस इंटू डेल्टा टी। ठीक है, तो मास तो देखो आपको पता है इनके बराबर है। तो ए और बी की अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो मास ऑफ ए इंटू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ ए इंटू डेल्टा टी। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास जो रिलेशन होता है वो क्या होता है इसका, थीटा ए माइनस थीटा हो जाएगा। और ये वाला जो इसका दूसरी साइड पे हो जाएगा हीट लॉस्ट, वो हो जाएगा मास ऑफ बी इंटू स्पेसिफिक हीट ऑफ बी इंटू थीटा माइनस थीटा बी, ये हो जाएगा। ठीक है, अब ध्यान आपको क्या रखना है कि भाई मास ऑफ ए मास ऑफ बी ये दोनों चीजें तो आपकी बराबर है, तो ये तो कैंसिल हो गई। अब उसके बाद ये जो थीटा है,
ये थीटा आपका मिक्सचर का टेम्परेचर है, यानी कि ये बेसिकली थीटा ए प्लस बी की बात कर रहे हैं या टी ए प्लस बी की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये वाला जो टेम्परेचर है, ये टेम्परेचर किसका है? मिक्सचर का टेम्परेचर है। मिक्सचर मतलब उसकी जो सराउंडिंग हो गई, तो सराउंडिंग में तो मिक्सचर ही प्रेजेंट है, तो वो आपका मिक्सचर का टेम्परेचर हो गया। अब यहां से अगर हम ये चीज और सॉल्व कर लेंगे, तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ ए ब्रैकेट में थीटा ए। तो टेम्परेचर जो ए का दिया था वो आपको दिया है 12 डिग्री सेल्सियस। एक सेकेंड, 12 दिया है 16 दिया है? ए का दिया है आपको 12 और मिक्सचर का कितना दिया है? तो 16। तो आप इसको एक काम कर लो, ये मैंने थोड़ा सा गलत लिख दिया है यहाँ पे। ये आपका थीटा ए हो जाएगा, मिक्सचर का टेम्परेचर कितना है? 16। ठीक है, तो ये थीटा माइनस थीटा ए हो जाएगा, और ये आपका थीटा ए माइनस थीटा ए नहीं, सॉरी, थीटा माइनस थीटा बी हो जाएगा। थीटा बी जो है वो आपको 19 डिग्री सेल्सियस है, ये हो गया। तो ये मैंने इसलिए किया सो दैट कि ये जो टेम्परेचर चेंज की वैल्यू डेल्टा टी की वैल्यू वो क्या है? पॉजिटिव है। तो थीटा माइनस थीटा ए का मतलब है ये जो थीटा है ये मिक्सचर का टेम्परेचर है ए प्लस बी का। और इसी तरीके से राइट हैंड साइड में जो ये थीटा है ये आपका थीटा ए प्लस बी है। तो मिक्सचर का टेम्परेचर 16 है और ए का टेम्परेचर क्या है? उससे कम है 12। और यहाँ पे जो दूसरी वाली साइड है, जो आपका हीट लॉस्ट वाली साइड है, वहां पर जो बी का टेम्परेचर है वो ज्यादा है इस वाले का, और ए प्लस बी का जो मिक्सचर का टेम्परेचर है वो कम है। तो इसलिए मैंने इसको इस तरीके से लिख दिया। मतलब ओवरऑल ये है कि आपको डेल्टा थीटा की वैल्यू लिखनी है। ठीक है, तो ए प्लस बी की जो वैल्यू है वो आपके पास 16 दी हुई है। ठीक है, मिक्सचर का जो टेम्परेचर है वो आपको 16 दिया है, और यहाँ पर ए वाले का जो टेम्परेचर है वो 12 दिया है। इजिकल टू एस बी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ बी, थीटा बी की जो वैल्यू आपको यहाँ पर दी थी वो 19 डिग्री सेल्सियस दी है, ये 19 हो गई, और ए प्लस बी की वैल्यू 16 दी है। तो इसे जब आप सॉल्व करोगे तो कितना हो गया? ये 4 हो गया, ये हो गया एस बी इंटू ये हो गया 3। अब यहां से आप क्या निकाल सकते हो? इनका रेशियो निकाल सकते हो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का। तो ऐसे अपॉन एस बी का जो रिलेशन है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ ए और बी का रेशियो, ये आपका आ जाएगा 3/4 के बराबर। इसे मान लो आपने कह दिया इक्वेशन 1। ठीक है, अब उसी तरीके से ये वाला जो काम है वो हम बी और सी लिक्विड के लिए करेंगे। तो फॉर बी एंड सी, तो बी और सी के लिए जब आप यहाँ पर करोगे तो हीट गेन कौन करेगा? बी वाला करेगा, क्योंकि सी वाले का टेम्परेचर सबसे ज्यादा है। ठीक है, बी और सी में से कौन हीट गेन करेगा? बी वाला करेगा, क्योंकि बी का टेम्परेचर 19 है और सी वाले का 28 है। तो हीट गेन आपका बी वाला करेगा। तो ये हो जाएगा एम बी इंटू एस बी इंटू बी वाला हीट गेन करेगा, तो टेम्परेचर जो है वो आपका मिक्सचर का ज्यादा होगा। तो थीटा ए थीटा बी प्लस सी हो जाएगा माइनस थीटा बी हो जाएगा, इज इक्वल टू एम सी इंटू एस सी। ठीक है, फिर ब्रैकेट में क्या आ जाएगा? 4/3 है, 3/4? 3/4 ही तो होगा। ये एस ए है, इसके नीचे में एस बी को लेकर आया, और इधर 3 था तो 4 इसके नीचे ले गया, तो 3/4 ही तो होगा। ठीक है, तो ये हो गया एम बी एस बी थीटा बी प्लस सी माइनस थीटा बी, ये हो जाएगा एम सी इंटू एस सी। और यहाँ पर हो जाएगा आपका थीटा सी माइनस थीटा बी प्लस सी। तो मास तो बराबर है तो ये कैंसिल हो जाएंगे। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ बी ब्रैकेट में थीटा बी प्लस सी की वैल्यू आपको दी है इनके मिक्सचर की, वो है 23। तो ये हो गया 23 माइनस बी वाले की जो वैल्यू वो आपको कितनी दी है? बी वाले की सैंपल की वैल्यू दी है 19, तो ये हो गया 19 इज इक्वल टू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ सी, थीटा सी की वैल्यू जो दी है वो आपको दी है यहाँ पे 28 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो ये हो गई 28 माइनस थीटा बी प्लस सी की वैल्यू जो दी है वो आपको 19 दी है। सही नहीं, 19 नहीं, 23 दी है। मिक्सचर की जो वैल्यू है वो आपको टेम्परेचर की 23 दी है। तो यहाँ से आप वही कर लोगे, 23 माइनस 19 कितना हो गया? 4 हो गया एस सी, 28 माइनस 23 कितना हो गया? 5 हो गया। तो एस बी अपॉन एस सी का रिलेशन आपको यहाँ से मिल जाएगा, ये रिलेशन आपको मिल गया 5/4 के बराबर। ये बन गई आपकी इक्वेशन 2।
ठीक है। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, एस ए और एस सी का रिलेशन निकालेंगे, क्योंकि हमें उन दोनों का मिक्सचर का टेम्परेचर चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 मल्टीप्लाइड बाय इक्वेशन 2। तो जब हम ये करेंगे तो इक्वेशन 1 जो ऊपर हमने निकाली थी वो क्या है, एस ए अपॉन एस बी। ठीक है, तो एस ए अपॉन एस बी, लेफ्ट हैंड साइड दोनों की आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। दूसरी वाली इक्वेशन की जो लेफ्ट हैंड साइड है वो है एस बी अपॉन एस सी। ये करा, इज इक्वल टू राइट हैंड साइड जो है पहली इक्वेशन की वो क्या है, 3/4 है, और इसकी 5/4 है। तो ये हो गया 3/4 मल्टीप्लाइड बाय 5/4। तो एस बी से एस बी तो कैंसिल हो गया, ऐसे और एस सी का रिलेशन मिल जाएगा। और यहाँ पर 3 5 जा 15 अपॉन 4 4 जा 16 हो गया। तो ऐसे और एस सी का जो रिलेशन है वो आपको क्या मिल गया, स्पेसिफिक हीट का रिलेशन 15/16 इसका रेशियो मिल गया। इसे कह दो मान लो इक्वेशन 3। इतना कर लिया। अब उसके बाद यही सेम जो ऊपर हमने काम किया है ए बी और बी सी के लिए, वही हम काम करेंगे ए और सी के लिए। तो फॉर ए एंड सी, ए और सी की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो ये हो जाएगा एम ए। तो ए और सी के केस में क्या होगा, ए वाला हीट गेन करेगा और सी वाला हीट रिलीज करेगा, क्योंकि सी वाले का टेम्परेचर सबसे ज्यादा और ए वाले का सबसे कम। तो एम ए इंटू एस ए इंटू, यहाँ पर क्या हो जाएगा, मिक्सचर का आपका टेम्परेचर ज्यादा होगा तो थीटा ए प्लस सी माइनस थीटा ए, ये कर दिया, इज इक्वल टू इसी तरीके से एम सी इंटू एस सी। यहाँ पर सी वाले का टेम्परेचर ज्यादा है तो थीटा सी हो जाएगा माइनस थीटा ए प्लस सी हो जाएगा। ठीक है, ये करा। अब एम ए और एम सी तो ये तो दोनों बराबर है तो आपस में कैंसिल हो जाएंगे। और एस ए और एस सी इनको हम बाद में रखेंगे। तो एस ए अपॉन और थीटा ए प्लस सी ये हमको निकालना है, मिक्सचर का टेम्परेचर हमें निकालना है। थीटा ए की वैल्यू, टेम्परेचर ए की वैल्यू जो हमें दी थी वो कितनी दी है, 12 डिग्री सेल्सियस दी है पहले वाले की। ठीक है, तो उसको हम रख देंगे 12। तो ये हमने रख दिया 12 इज इक्वल टू, ये एस सी ऐसे रहने दिया। थीटा सी की वैल्यू जो है वो कितनी दी है, टेम्परेचर ऑफ सी, टेम्परेचर ऑफ बॉडी सी जो हमें दिया है वो दिया है 28 डिग्री सेल्सियस। तो ये हो गया 28 माइनस थीटा ए प्लस सी, ये हमको निकालना है। ठीक है, अब ऐसे अपॉन एस सी को एक तरफ ले आते हैं, और ये जो है 28 माइनस थीटा ए प्लस सी अपॉन थीटा ए प्लस सी माइनस 12, इसको राइट हैंड साइड में लिखते हैं। ठीक है, ऐसे कर लिया। अब उसके बाद ऐसे अपॉन एस सी, ये हमने इक्वेशन 3 में इसकी वैल्यू निकाल रखी है 15/16। तो ये यहाँ पर लिख लेंगे हम 15/16, और इसको हम ये लिख लेते हैं 28 माइनस थीटा ए प्लस सी, थीटा ए प्लस सी माइनस 12, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 15 टाइम्स ऑफ थीटा ए प्लस सी माइनस 15 इंटू 12 कितना होता है, 180, 180। ठीक है, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 16 इंटू 28 करेंगे मल्टीप्लाई, तो 16 इंटू 28 हो जाएगा 448। तो ये हो गया 448 माइनस 16 थीटा ए प्लस सी, इतना करा। उसके बाद थीटा ए प्लस सी को राइट हैंड साइड में ले आएंगे, ये वाला मतलब ये जो राइट हैंड साइड में इसको लेफ्ट हैंड साइड में लेंगे। तो 15 थीटा ए प्लस सी प्लस 16 थीटा ए प्लस सी इज इक्वल टू 448, और लेफ्ट हैंड साइड में जो माइनस का 180 है वो राइट हैंड साइड में प्लस का 180 बन जाएगा। तो 15 और 16 कितना होता है, 31 होता है। 31 थीटा ए प्लस सी की वैल्यू जो है 448 प्लस 180 जो है वो आपका हो जाएगा 628 के बराबर। ठीक है, तो थीटा ए प्लस सी की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आएगी, 628 अपॉन 31 आ जाएगी, और ये आ रहा है आपका 20.25। ठीक है, इसकी जो वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है, 20.25 आ रही है। तो थीटा ए प्लस सी मिक्सचर के जो टेम्परेचर की वैल्यू है ए और सी की, वो कितनी हो जाएगी, 20.25 डिग्री सेल्सियस। ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ए और सी को जब हम मिक्स करेंगे तो मिक्सचर का टेम्परेचर कितना आएगा, 20.25 आएगा। और इसका जो ऑप्शन हो जाएगा कौन सा हो जाएगा, इसका आंसर सी वाला हो जाएगा। ठीक है, आया समझ ये वाला। Yes, sir. Yes, sir.
ऐसे करना था इसमें। सर हाँ बोलो। इसमें तो पूरा निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा? सर इतना बड़ा क्वेश्चन करने में तो पूरा ही टाइम निकल जाएगा। नहीं तो इतने बड़े आते नहीं है जनरली, ये क्वेश्चन आप इसलिए कर रहे हो ताकि आप कॉन्सेप्ट्स को सीख पाओ। ठीक है। तो हमने देखो कॉन्सेप्ट कैसे इस्तेमाल करा, पहले ए और बी को हमने रखा एक साथ, फिर बी और सी को रखा, फिर उसके बाद बी ए बी और बी सी से हमने क्या निकाला, रेशियो निकाला स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का, ए और सी का। और उसके बाद फिर हमने क्या करा कि ए और सी के साथ वही सेम रिलेशन को बिल्ड किया, फिर हमें जो पूछा गया था उसका आंसर निकाला। ठीक है। तो ऐसा होता नहीं है जनरली, ऐसे इतने बड़े क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते। और इसकी देखो कोई ट्रिक भी नहीं है कि हम इसको शॉर्ट तरीके से कर ले, बस ये फिर आपकी स्पीड पर डिपेंड करता है, क्योंकि देखो दो चार क्वेश्चन तो ऐसे रहते ही हैं। अगर मान लो 30 क्वेश्चन आ रहे हैं फिजिक्स के, तो दो चार आपको ऐसे मिलेंगे जो इतने बड़े होंगे। तो बात ये होती है कि आप क्या करो कि बायो का पेपर जल्दी करो, केमिस्ट्री का पेपर जल्दी करो, क्योंकि उसमें ज्यादा कैलकुलेशन वाला पार्ट होता नहीं है। और फिजिक्स में भी जो आपके लगभग 75 to 80% क्वेश्चन रहते हैं, वो सारे डायरेक्ट या तो फॉर्मूला बेस्ड होंगे, या फिर कॉन्सेप्ट बेस्ड होंगे, या स्टेटमेंट बेस्ड होंगे। तो ऐसे क्वेश्चन रहते हैं, बाकी 20 से 25% क्वेश्चन वो इस टाइप के आपको देखने को मिल सकते हैं। ठीक है। तो वो आपको डिसाइड करना होता है कि कौन सा क्वेश्चन आपने पहले करना है, किस में ज्यादा टाइम लगेगा, किस में कम टाइम लगेगा। तो आपको यहाँ से एक कॉन्सेप्ट के बारे में पता चल गया कि कैलोरीमेट्री का कॉन्सेप्ट आपने किस टाइप के क्वेश्चन में इस्तेमाल करना है। यस सर। ठीक है। तो 44 हो गए हमारे। और अब जो भी क्वेश्चन इसके बाद के बचे हैं, ठीक है, तो अभी तो बचे ही हैं, आधे से ज्यादा तो बचे हैं, आधे बचे हैं मतलब। तो बस कल का फिर इसके लिए और रखेंगे एक क्लास, ठीक है, और फिर परसों से हम नया चैप्टर इसमें स्टार्ट करेंगे। तो प्लीज आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जितने बाकी के क्वेश्चंस आपने अगर नहीं भी करे हैं, तो आज उनको आप कर लो, और जो भी डाउट है उनको मार्क करके रख लो, सो दैट कि कल की क्लास में आप पूछ लो। ठीक है, क्योंकि आज आपने कुछ और कॉन्सेप्ट सीख लिए हैं, तो आपसे और क्वेश्चंस भी बन जाएंगे।